Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with single entry. Starting today's class with question 5. Question 5 लगभग सिमिलर है क्वेश्चन 4 के जैसा है, ठीक है, बट डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें डिफरेंट मिलेंगी आपको. लगभग सिमिलर है. तो क्वेश्चन 4 हमने लास्ट क्लास सॉल्व किया था. अभी अपने क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे. तो डिस्कस करते हैं. मिस्टर रॉय डज नॉट मेंटेन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. यानी इस एक लाइन से समझ जाना है सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है. डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है. However, he maintains a record of his bank transactions. बैंक ट्रांजैक्शंस के हिसाब तो बैंक के पासबुक से मिल ही जाएगा. And it also and is also to give the following information from which you are requested to prepare his trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2022. So year end हो रहा है 31st December 2022. तो ईयर स्टार्ट कब होगा? 1st Jan 2022. यानी कैलेंडर ईयर 2022 is the accounting year. So accounting year is 2022. Starts on 1st January 2022 opening date and ends on 31st December 2022 closing date. And a balance sheet as on that date. यानी क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट बनाना है. साथ में ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट भी बनाना होगा. ये चीज अपने को पता है, राइट? तो देखो, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट के एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंसेस दिया हुआ है. जैसे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1,02,500 है. क्लोजिंग डेट में क्वेश्चन मार्क है, यानी क्लोजिंग डेट का बैलेंस को निकालना हो तो उसके लिए क्या बनाना है? डेटर्स अकाउंट बनाना है. क्रेडिटर्स का ओपनिंग डेट का बैलेंस में क्वेश्चन मार्क है. क्लोजिंग डेट का बैलेंस दिया हुआ है 46,000. तो ओपनिंग डेट का बैलेंस निकालने के लिए क्या बनाना है? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है. इस सब में स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, ठीक है. तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों पता है. बैंक बैलेंस का ओपनिंग में क्वेश्चन मार्क है, यानी ओपनिंग बैंक बैलेंस निकालना होगा, जिसके लिए क्या बनाना होगा? बैंक अकाउंट बनाना होगा. तो इस क्वेश्चन में अपने को बैंक अकाउंट बनाना है. क्लोजिंग बैलेंस 50,000 ये दिया हुआ है. क्लोजिंग बैंक बैलेंस 50,000 है. फिक्स्ड एसेट्स ओपनिंग बैलेंस 7,500, क्लोजिंग बैलेंस 9,000. तो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस बढ़ गया है, यानी जरूर बीच में कुछ फिक्स एसेट परचेज हुए होंगे. ये तो दिमाग में आया, क्लियर है? डिटेल्स ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शंस वर एज फॉलोज. बैंक ट्रांजैक्शंस ये सब हुए हैं. क्या क्या? रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 3,40,000. additional capital brought in 5,000. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ब्रैकेट्स में बुक वैल्यू 2,500. सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना का हुआ है? 1,750. यानी ये सेल का अमाउंट, यानी फिक्स्ड एसेट जितने अमाउंट पर सेल हुआ है वो है 1,750. और इस फिक्स एसेट का बुक वैल्यू कितना है? 2,500. यानी क्या लग रहा है? 2,500 का फिक्स एसेट को 1,750 में बेचा, तो बेचकर क्या हुआ है? लॉस हुआ. सो देयर इज अ लॉस ऑन सेल, यानी लॉस ऑन सेल निकालने का भी काम है. तो देखो, फिक्स्ड एसेट रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन इधर में मिल गया, तो तुरंत दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? जरूर से जरूर हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा. हम तो परचेज का सोच रहे थे, बट इधर में सेल दिया हुआ है. तो आगे पढ़ते हैं. आगे देखो, नीचे में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट भी मिल गया 5,000. यानी फिक्स्ड एसेट को लेकर दो ट्रांजैक्शंस इधर में दिया हुआ है, तो जरूर से जरूर फिक्स्ड एसेट का लेजर अकाउंट बनाना ही है.
पेड टू क्रेडिटर्स 2,80,000, expenses paid 49,250, personal drawings 25,000, ये ड्राइंग्स 25,000 है। ये बैंक के ट्रांजैक्शंस है, तो बैंक अकाउंट तो हम बना ही रहे, बिकॉज ये जो बैंक के ट्रांजैक्शंस है ये एज इट इज स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले चीज में नहीं है ये, तो अपने को बैंक अकाउंट बनाना है। यानी ये जो ट्रांजैक्शंस है इनका भी हमारे सोल्यूशन में कितने जगह इफेक्ट आएगा? 2 जगह इफेक्ट आएगा, 2 जगह इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर बैंक अकाउंट दिया हुआ होता तब इन ट्रांजैक्शंस का एक ही जगह इफेक्ट आता, बट क्योंकि बैंक अकाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये सारे ट्रांजैक्शंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिसीट्स पेमेंट साइड में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो हमें बैंक अकाउंट बनाना है। ठीक है, दिया हुआ होता तो उसका एक इफेक्ट उस बैंक अकाउंट में आने से हो जाता एंड दूसरा का इफेक्ट हमें देना पड़ता। क्लियर है? तो इसका अपने को 2 जगह इफेक्ट देना है। क्लियर है? यानी इस क्वेश्चन में भी सारे आइटम्स का 2 जगह इफेक्ट देना है। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। कैश यानी हार्ड कैश ट्रांजैक्शन, रोकड़ा। ठीक है, यानी सारा ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है, तो इसीलिए अपने को बैंक बैलेंस एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस दिए हुए, यानी देयर इज नो कैश इन हैंड। ठीक है, हार्ड कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ओके, सो नो कैश ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, सो कैश इन हैंड का कोई काम नहीं है इसमें। गुड्स आर सोल्ड, फिर से वैसे टाइप का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। Goods are sold at cost plus 25%. Goods are sold at cost plus 25%. यानी अगर कॉस्ट 100 रुपया की हो तो सेलिंग प्राइस 125 है बस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो गुड्स को बेचा है उसका कॉस्ट 2,60,000 है, तो इससे क्या मिल जाएगा? सेल्स मिल जाएगा। जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट 2,60,000 है, and goods are sold at cost plus 25%. कॉस्ट प्लस 25% मतलब 100 रुपया का अगर कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस 125 है। तो जब कॉस्ट मेरा 2,60,000 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? कैसे निकालोगे 2,60,000? करेक्ट, इंटू 100 इंटू सॉरी बोलो इंटू 125/100। करेक्ट, क्लियर? 100 रुपया का कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस 125 है, तो जब कॉस्ट मेरा 2,60,000 है तो सेल्स का अमाउंट हो जाएगा 2,60,000 इंटू 125/100। कितना रेट निकालो? 2,60,000 इंटू 125/100, 3,25,000 सेल्स का अमाउंट। यानी इस क्वेश्चन में सेल्स का अमाउंट ऐसे निकले, सेल्स का अमाउंट इज 3,25,000। सेल्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा बोलो? सेल्स के लिए क्या एंट्री पास होता है? नहीं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट तो अपन बनाएंगे ही, तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स 3,25,000। इसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स 3,25,000। ठीक है, ठीक। अच्छा, किसी को याद है लास्ट क्लास हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000 दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में टिक मारा। इधर में देखो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है, तो यस, तो सीओजीएस के फॉर्मूला से क्या मिल जाएगा?
परचेज मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में परचेज इस तरीके से निकलेगी। क्लियर है? तो परचेज मिल जाएगा। परचेज के लिए क्या एंट्री पास होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो क्रेडिटर्स अकाउंट अपन बना रहे हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस। दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस। क्लियर है? ओके, हुआ? चलो करें इसको। तो फॉर्मेट रेडी करो। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रॉय। सो डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट का फॉर्मेट भी बना दो। हाँ, बैंक अकाउंट, डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, और कौन सा अकाउंट? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। तो ये चार अकाउंट का फॉर्मेट लगे, आप बना के रेडी करो। पिछला सब में भी हमने कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट और इक्विपमेंट अकाउंट बनाया था। रेडी?
ठीक है, तो एक ही एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, जिसको हमने डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, और हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹2,60,000 दिया हुआ है, जैसे हम सेल्स का अमाउंट को निकाल लिए। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला को यूज करके क्या निकाला? परचेजेस निकाला। राइट, ओके। तो एक एक करके करते हैं। पहले सेल्स का अमाउंट को निकालते हैं, यानी इसमें भी अपने को फोर्थ पेज का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया ना? पेज, चलो। तो सेल्स निकल गया 3,25,000। इसका दो जगह इफेक्ट, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में 2 सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में 5 सेल्स। तो डेटर्स अकाउंट को पहले रेडी करो, स्टार्ट करो। टू बैलेंस बी बाई डी। डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,02,500, ये रहा। डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 1,02,500, इसका दो जगह इफेक्ट, डेटर्स अकाउंट के टू साइड में 1,02,500 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में डेटर्स 1,02,500। देन डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस में क्वेश्चन मार्क है, दिया हुआ नहीं है, तो उसके लिए जगह बना देते। राइट, सो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में नीचे में बाय बैलेंस सी बाई डी, अमाउंट में स्पेस छोड़ दो, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में डेटर्स लिखकर छोड़ दो, अमाउंट में स्पेस। ठीक है, राइट। अभी सेल्स का ट्रीटमेंट करो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स 3,25,000, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में 2 सेल्स 3,25,000। ठीक है, देन फिर हमने सेल्स निकालने के बाद सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करके परचेजेस को निकाला था। तो चलो परचेजेस को निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 2,60,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 50,000, 50,000 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है?
62,500। सो परचेजेस कितना आ जाएगा? परचेजेस इक्वल टू 2,60,000 माइनस 50,000 प्लस 62,500। कितना आ रहा है? 2,72,500। 2,60,000 minus 50,000 plus 62,500 is coming to 2,72,500। क्लियर है? अभी इधर में हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को यूज सीओजीएस के फॉर्मूले में यूज करके परचेसेस निकाले। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का भी ट्रीटमेंट लगे हाथ कर ही देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 62,500। देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में स्टॉक 62,500 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में स्टॉक 50,000। समझ में? तो ओपनिंग स्टॉक का दो जगह ट्रीटमेंट कहां पर हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग के बाई साइड में, क्लोजिंग के एसेट साइड में। अभी परचेजेस के लिए एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो परचेजेस का दो जगह ट्रीटमेंट, क्रेडिटर्स अकाउंट के बाई साइड में एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो क्रेडिटर्स अकाउंट को रेडी करो। क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो जरा। हाँ, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो अपने जगह छोड़ देंगे, बट क्लोजिंग बैलेंस 46,000 दिया हुआ है, तो करो इसको। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बी बाई डी, अमाउंट की जगह स्पेस, एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी। कितना है क्लोजिंग बैलेंस? 46,000। 46,000 क्लोजिंग बैलेंस, 46,000 क्लोजिंग बैलेंस है। अब दूसरा ट्रीटमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में क्रेडिटर्स, इसमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा बट वो दिया हुआ नहीं है, तो अमाउंट में स्पेस छोड़ दिया। एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में क्रेडिटर्स कितना? 46,000 है ना। अब परचेजेस का ट्रीटमेंट करो, परचेजेस का ट्रीटमेंट करो। क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस कितना आया था? 2,72,500 आया था। 2,72,500। इसका दूसरा ट्रीटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू परचेजेस 2,72,500 हुआ। क्लियर? ठीक है, तो जो जो आइटम्स का ट्रीटमेंट होते जा रहा है उसको टिक कर दो। इधर में देखो, डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक हो गया। स्टॉक का भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में। देन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन का भी ट्रीटमेंट हो गया है। क्लियर? अभी जो बैंक के ट्रांजैक्शंस है इनका दो जगह ट्रीटमेंट करो, ऐसे ही तो करते हैं ना अपने। सो रिसीव फ्रॉम डेटर्स के लिए एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स एंड डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैंक। तो बैंक अकाउंट का तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को पुट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस बैंक का नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है। तो पहले बैंक के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का दो जगह ट्रीटमेंट। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, तो स्पेस छोड़ दो। क्लोजिंग बैलेंस बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी कितना? 50,000।
मीन्स अब इसका दूसरा ट्रीटमेंट बताओ। बैंक का ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में दिया हुआ नहीं है तो स्पेस छोड़ दिया अमाउंट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में कितना, 50,000 लिख दिया। अब अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स हुआ 3,40,000। सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेटर्स 3,40,000, टू डेटर्स 3,40,000, ओके। एंड डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5 बैंक अकाउंट 3,40,000, ठीक है। चलो 3,40,000 का दो जगह ट्रीटमेंट हुआ, टिक करते जाना है। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, तो बोलो कैपिटल के लिए एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000। सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल 5,000। दूसरा ट्रीटमेंट करेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल के साथ ये ऐड हो जाएगी। कितना अमाउंट है, 5,000। सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट 5,000। सो एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल अकाउंट लिखो, नीचे में ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट के कॉलम में स्पेस, ऐड फर्दर कैपिटल, इनर कॉलम में 5,000। तो 5,000 का भी दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। ये दो जगह ट्रीटमेंट तो मैं आपको बोलता हूँ, मेरे टाइम में सर करते थे, मैं ऑब्जर्व करता था, ऑब्जर्वेशन से मैंने समझा कि सर ऐसे कर रहे हैं, फिर मैंने खुद से समझा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। हाँ, सर बताते थे कि ऐसा करना है, तो अब मेरे को तो जानने का इच्छा, किसी किसी स्टूडेंट को होता है ना कि बहुत जानने का इच्छा होता है, तो सर कराते क्लास में, मैं घर आकर उसको पढ़ता, देन स्लोली एंड स्टेडली जैसे जैसे और भी सम्स प्रैक्टिस करता, तो मेरे को समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ऑब्जर्व करता पहले बात तो कि सर दो दो जगह ट्रीटमेंट कर, सर बताते नहीं थे कि दो जगह ट्रीटमेंट कर, मैं आपको बता रहा हूँ खुलकर कि दो जगह ट्रीटमेंट कर, समझ में आया। तो अपने जिस लेवल का पढ़ाई किया है ना, वो अलग था, बाप रे, उसी उसमें ज्यादा ग्रोथ होता है कि खुद से समझने की कोशिश करता है पूरा हर चीज। ओके, 5,000 का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल कितना में किया, 1,750, 1,750 सेल करने से बैंक में रुपया आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, सेल के लिए एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट ना, फिक्स्ड एसेट एसेट डिक्रीज क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट एसेट गोज आउट क्रेडिट, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट 1,750, यस और नो। तो इसका दो जगह ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगा, एक बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स कितना, 1,750, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 1,750 हुआ है, में हुआ है यानी बैंक में 1,750 आया है, तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, और फिक्स्ड एसेट को बेचा है, फिक्स्ड एसेट एसेट डिक्रीज क्रेडिट।
तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट फिक्स्ड एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट्स में लिखोगे सेल प्रोसीड्स कितना 1750। सर ये 2500 का क्या काम है क्वेश्चन में? 2500 क्या बुक वैल्यू? तो बुक वैल्यू से सेल का अमाउंट को कंपेयर करके क्या पता चला कि देर इज अ लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल कितना हुआ? 2500 के एसेट को अपने 1750 में बेचा तो कितना का लॉस ऑन सेल हुआ? 750 का लॉस ऑन सेल है। लॉस ऑन सेल है, ठीक है, लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल का दो जगह ट्रीटमेंट बताओ। हमने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का चैप्टर कर लिया है। तो जब लॉस ऑन सेल होता है, पहला चीज तो वो पीएल के डेबिट साइड में जाएगा टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा? पीएल के टू साइड में गया तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट के पाई साइड में आएगा। पाई क्या क्या लिखोगे? पाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखो जैसे मैं कर रहा हूं। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है बाय डिफॉल्ट। कितना आ रहा है? 750। और इसका दूसरा इफेक्ट पीएल के डेबिट साइड में, वेरी ऑब्वियस, पीएल के डेबिट साइड में आया तो फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट साइड में आएगा। पीएल के डेबिट साइड में टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना? 750। एक चीज आपने देखा, बोलो तो क्या देखा? कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो फिक्स्ड एसेट सेल हुआ है उसके लिए दो अमाउंट आया है। एक है सेल्स का अमाउंट 1750, दूसरा है लॉस ऑन सेल 750। इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 2500। 2500 आया। 2500 मेरा क्या है? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट से सोल्ड। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट कितना से हुआ है इन टोटल? 2500। जो फिक्स्ड एसेट सेल हुआ है उसके लिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट कितना से हुआ है? जो फिक्स्ड एसेट सेल हुआ है उसके लिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट कितना से हुआ है? इन टोटल 2500 से हुआ है, विच इज द बुक वैल्यू। ये चीज अपने डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग में भी करते थे। यानी क्रेडिट साइड में 2500 आया, यानी वो अकाउंट में से एग्जिट हो गया। फिक्स्ड एसेट गोज आउट क्रेडिट। क्लियर ना? ओके, चलो। तो 2500 का काम क्या था? लॉस कैलकुलेट करने। और लॉस को फिर हमने दो जगह कहाँ दिया इफेक्ट? पीएल के डेबिट साइड में एंड फिक्स्ड एसेट के क्रेडिट साइड में। ओके। अच्छा, फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को भी पुट करो। कितना है? ओपनिंग बैलेंस है 7500 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 9000। सो फिक्स्ड एसेट के ओपनिंग बैलेंस का दो जगह इफेक्ट। ओपनिंग बैलेंस तो पहले फिक्स्ड एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी फिक्स्ड 7500। एंड ओपनिंग बैलेंस का दूसरा इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में फिक्स्ड एसेट्स कितना? 7500। एंड फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 9000 है। इसका दो जगह इफेक्ट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट के बाई साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी 9000। एंड दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, एसेट के साइड में फिक्स्ड एसेट्स 9000। ओके,
तो हमने टिक कर दिया। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू बैंक। सो बैंक अकाउंट के बाई साइड में बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक, 2,80,000, 2,80,000। सो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 2,80,000, और क्रेडिटर्स अकाउंट के टू साइड में टू बैंक अकाउंट 2,80,000। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस पेड के लिए एंट्रीज, एक्सपेंसेस टू बैंक। तो बैंक अकाउंट के बाई साइड में बाई एक्सपेंसेस और पीएल के डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस, 49,250, 49,250। सो बैंक अकाउंट के बाई साइड में बाई एक्सपेंसेस 49,250, और नेक्स्ट पीएल के डेबिट साइड में टू एक्सपेंसेस 49,250। ड्रॉइंग्स के लिए बोलो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो बैंक अकाउंट के बाई साइड में बाई ड्रॉइंग्स 25,000, एंड दूसरा इफेक्ट कैपिटल से लेस हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस हो जाएगा। सो बैंक अकाउंट के बाई साइड में बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट 25,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल से लेस ड्रॉइंग्स 25,000 ब्रैकेट्स में। सो ड्रॉइंग्स हो गया दो जगह पे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। सो नया फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो बैंक अकाउंट के बाई साइड में बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ना फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 5,000, 5,000, एंड फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 5,000। ओके। तो क्वेश्चन के सारे इंफॉर्मेशन का आइटम्स का ट्रीटमेंट हो गया, क्वेश्चन का काम खत्म। ठीक है, देख लो, ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में भी सब जगह टिक मारा हुआ है, यानी इसका भी काम हो गया है। सो क्वेश्चन का काम खत्म। अभी क्या करना है बोलो, बैलेंसेस टर्न। तो पहले हम बैंक का टान लो। बैंक अकाउंट का बैलेंस जानने से क्या मिल जाएगा बोलो, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, उसका क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में रख देंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के आ पक्का। ठीक है, चलो इस समय तो कर रहे हैं अपने ऐसे, बट एक चीज याद रखना, जब अपने अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं ना,
बैंक अकाउंट को या कैश अकाउंट जो भी अपने को बनाना है उसको हमेशा लास्ट में बैलेंस करना। यानी जैसे इसमें वर्किंग नोट में अपने बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, तो एक चीज हमेशा का रूल है ये कि बैंक अकाउंट को बैलेंस करने का काम हमेशा लास्ट में करना है। यानी पहले आप डेटर्स अकाउंट को बैलेंस कर लो, क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस कर लो, फिक्स एसेट अकाउंट को बैलेंस कर लो। इन तीनों को करने के बाद सारे लेजर अकाउंट बैलेंस हो गए, जो बनाया वो सारे लेजर अकाउंट बैलेंस हो गए। जो भी लेजर अकाउंट बनाया वो सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस करने के बाद लास्ट में बैंक अकाउंट का नंबर आएगा। क्यों? जैसे इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। कई बार होता है कि क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है। तो हो सकता है कि बैंक अकाउंट को जब अपने बैलेंस करें तो कोई दूसरा अमाउंट का, कुछ कोई दूसरा आइटम का मिसिंग फिगर आएगा आइटम का। ठीक है, बट उससे पहले तो बैंक अकाउंट पूरे रूप से कंप्लीट होना चाहिए। तो हो सकता है कि डेटर्स या क्रेडिटर्स या फिक्स्ड एसेट अकाउंट में से कुछ आइटम का इफेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाए। जस्ट मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो पहले तो इन सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा देखने के लिए कि बैंक अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। यानी इन अकाउंट में से बैंक के अकाउंट में कोई आइटम आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अब ठीक है, जब सम आएगा ना तो अपने कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। बट रूल याद रखना कि बैंक अकाउंट को हमेशा लास्ट में बैलेंस करो। इसमें हम लोग कर ले रहे हैं कि इसमें पता है कि ओपनिंग बैलेंस ही मिलेगा। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दोनों में से कुछ भी बनाओ, लास्ट में बैलेंस, चाहे कुछ दिया हुआ हो या नहीं दिया। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 62,500। ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में 62,500। 62,500 के लिए जगह ऑलरेडी बनाया हुआ है। देन डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करो। डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके क्या मिलेगा? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। 87,500। इसका हम क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में जगह बनाया हुआ है 87,500। 87,500। देन क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करो। क्या मिलेगा क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करके? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस ये अपने कहाँ रखें? ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज के साइड कितना आ रहा है? 53,500। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में 53,500। 53,500। 53,500। देन फिक्स्ड एसेट्स को बैलेंस करो। फिक्स्ड एसेट का तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया है, देखो बैलेंस करो फिर।
क्या हो रहा है बोलो। तो एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्या बाई साइड में, कितना का आ रहा है वो? अच्छा, नहीं रुको। 1000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, कौन से साइड में आ रहा है? बाई साइड में ये बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये बाय कुछ करके लिखना पड़ेगा ना, ये बाय क्या हो सकता है? डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन, कत्ल कर दिया अपना डेप्रिसिएशन का। बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है, वो यूज होगा बिजनेस में तो वो डेप्रिशिएट करेगा। सो डेप्रिसिएशन का चार्जेस इनएविटेबल, ये होना ही है। और डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन आता है। तो अगर बैलेंसिंग फिगर 1000 बाई साइड में आ रहे हैं और अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किए, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये बाय डिफॉल्ट बाय डेप्रिसिएशन ही है। हाँ, डेप्रिसिएशन है तो इसका दो जगह इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट के बाई साइड में बाय डेप्रिसिएशन आ गया, और दूसरा इफेक्ट पीएल के डेबिट साइड में आया टू डेप्रिसिएशन। पीएल के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन। अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, उसका आंसर करना है। जैसे फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमने बनाया है, अलग क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमने बनाया, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है। तो हमने जब फिक्स्ड एसेट अकाउंट को बैलेंस किया, तो एक बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में है। ठीक है, क्या सिचुएशन है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखा, टू बैलेंस बी बाई डी बाई बैलेंस सी बाई डी, अमाउंट को पुट कर दिया। देन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट का अमाउंट को अपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक या टू कैश करके लिखा। देन फिक्स्ड एसेट अकाउंट को जब बैलेंस किया तो बाई साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आया। तो मेरा सवाल ये है, ये जो बाई साइड में बैलेंसिंग फिगर आया है, इसको आप क्या करके लिखोगे? बाई, सुनना पहले, पूरा कंप्लीट करने देना क्वेश्चन को। बाई डेप्रिसिएशन नंबर वन ऑप्शन, बाई डेप्रिसिएशन। नंबर टू, बाई बैंक, ये सोच कर कि ये सेल हुआ है, सेल का अमाउंट। बिकॉज जब फिक्स्ड एसेट सेल होता है ना, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो उसका अमाउंट फिक्स्ड एसेट अकाउंट के बाई साइड में आता है। यानी फिक्स्ड एसेट अकाउंट के बाई साइड में दो चीज आ सकता है, बाई डेप्रिसिएशन या बाई बैंक, सेल हुआ तो मेरा क्वेश्चन आप समझे? मेरा क्वेश्चन ये है कि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमने बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, वो लिखा टू बैलेंस बी बाई डी बाई बैलेंस सी बाई डी, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बैंक दिया हुआ था क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैंक करके लिख दिया। फिक्स्ड एसेट अकाउंट को बैलेंस किया, बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में आ रहा है। तो बाई साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहे हैं, उसको बाई क्या करके लिखोगे? ऑप्शन वन, बाई डेप्रिसिएशन करके लिखना सही होगा, या फिर ऑप्शन टू, बाई बैंक, ये सोचते हुए कि ये बैलेंसिंग फिगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का है, क्योंकि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट सेल होता है, तो सेल के लिए एंट्री पास होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, यानी सेल का अमाउंट भी फिक्स्ड एसेट अकाउंट के बाई साइड में आता है, बाई बैंक या बाई कैश करके। तो बाई साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, उसमें आप बाई क्या करके लिखो, बाय डेप्रिसिएशन या बाय बैंक?
बोलो, सेल मान लोगे उसको या डेप्रिसिएशन मान लोगे? जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको सेल मान लोगे या बाय डेप्रिसिएशन मान लोगे? देखो, सेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो सबसे ऑब्वियस क्या है? डेप्रिसिएशन का होगा। तो डेप्रिसिएशन तो होगा ही। फिक्स्ड एसेट है, होता क्यों है फिक्स्ड एसेट? बिजनेस में यूज करने के लिए, यूज करेंगे तो वो डेप्रिशिएट होगा ही। तो डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। तो हम पहला ऑप्शन में बाय डेप्रिसिएशन ही लिखेंगे, बाय सेल नहीं, बाय बैंक नहीं लिखेंगे। सेल नहीं मानेंगे उसको जब तक कि सेल क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं। यानी जब तक कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में कुछ चल कर नहीं दिया हुआ है, बाई साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बाय डेप्रिसिएशन करके ही। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ होता, या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी बाय डेप्रिसिएशन करके अमाउंट हम लोग बैठा पाएंगे, या तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताया हुआ है, या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, जिसको यूज करके हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अमाउंट मिल गया, तो हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट के बाई साइड में बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट के साथ लिख दिए। देन इन दैट केस फिक्स्ड एसेट अकाउंट को बैलेंस करने पर बाई साइड, वेरी गुड, बाई साइड में जब बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो बाई बैंक हो जाएगा। तब हम उसको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मान सकते हैं, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करने का काम कर दिया है। तो बाय डेप्रिसिएशन तो हो चुका है, फिर भी फिक्स्ड एसेट अकाउंट को बैलेंस करने के बाद बाई साइड में बाय बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो वो बाई बैंक हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। यानी जब तक यानी डेप्रिसिएशन को पहले प्रायोरिटी देना है। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है तो बाई साइड का बैलेंसिंग फिगर विल बी बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है तो बाई साइड का बैलेंसिंग फिगर विल बी बाय बैंक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इस चीज को याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जैसे इसको हमेशा एकदम दिमाग में सेट कर लो। फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट, जैसे प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्चर्स बिल्डिंग्स ऑफिस इक्विपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी फिक्स्ड एसेट, हर एक फिक्स्ड एसेट का लेजर अकाउंट में पांच चीज को सेट करके रखो। पांच चीज क्या है? पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा क्लोजिंग बैलेंस, तीसरा परचेज, नहीं, पांच चीज क्या, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। पांच चीज क्या है? पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस बी बाई डी एंड बाई बैलेंस सी बाई डी। नंबर एक क्या है? नंबर एक में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। नंबर टू, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। नंबर थ्री, डेप्रिसिएशन। नंबर फोर, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नंबर फाइव, सेल होगा तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो ये पांच चीज जब हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट में मिल जाता है तो मान लेना है कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट सर्वगुण संपन्न, कंप्लीट हो चुका है। ये पांच बेसिक है जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आते हैं: ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन, सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो ये पांचों इसमें है, तो ये कंप्लीट है। ये जो पॉइंट मैंने बोला, ये पता नहीं कब कौन से क्वेश्चन में काम आ जाए, यू नेवर नो। तो याद रखना, पांच चीज के लिए देखना जरूर। राइट। सो वर्किंग में जितने भी लेजर अकाउंट हमने बना के रखे हुए थे उन सबको हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अपने ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस करके कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस को निकालेंगे।
कितना ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल? 1,69,000। 1,69,000 कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे। 1,69,000 कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। बस अभी ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट। 65,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन किया। नेट प्रॉफिट निकालो। 14,000 इज अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। ऐड नेट प्रॉफिट 14,000 करके कैपिटल का क्लोजिंग फाइनल बैलेंस कैपिटल अकाउंट का निकालो। 1,63,000। देन क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का टोटल करो। मैच कर रहे हैं। 2,09,000। ओके, समझ में आया? देखो कम टाइम लगा ना, कंपैरेटिवली तो कम ही टाइम लगा है। टाइम और कम होते जाएगा जब अपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ टाइम कम हो जाएगा। तो वही मैं स्टार्टिंग में बोला था कि प्रैक्टिस करो। करना है कि नहीं करना है प्रैक्टिस? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट है। ये टिपिकल फुल फ्लेजेड सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 कौन से ईयर में आया था? 2023, यानी सीसीएफ वाले एग्जाम का फर्स्ट एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 सीसीएफ वाले पैटर्न वाले एग्जाम में आया था, बट ये फुल फ्लेजेड सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नहीं है। यानी इसमें अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट नहीं बनाना है। ठीक है, थोड़ा हटकर है। क्या करना है इसमें? बेसिकली देखो क्वेश्चन 6 के एंड में
क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट हुआ है 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, वो अमाउंट निकाल कर देना है। तो ऑब्वियस सा बात है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्या सिर्फ क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने से हो जाएगा? देखते हैं, ऑब्वियस सा बात है दिमाग में पहला चीज नहीं ही आएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या निकालना है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फाइनेंशियल ईयर 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का क्लोजिंग डेट इज 31st March 2023 एंड ओपनिंग डेट इज 1st April 2022। 31st March 2022 means what? 1st April 2022। ठीक है, तो ये मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, निकाला गया है फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर मुखर्जी। स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो चाहिए ही, साथ में स्टॉक और डेटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यानी जरूर अपने को स्टॉक के साथ कुछ काम करना है, और मन में ये बिल्कुल आ गया है कि डेटर्स अकाउंट तो बनाना ही है। यानी डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट सिंगल एंट्री के हर क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बनाना पड़ेगा ही। ठीक है, तभी इस सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में इसका अपने पोर्शन को डिस्कस किए थे, है ना, तो उससे हेल्प हो गया समझ में। सो डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनाना ही है। तो एक बार चलो फॉर्मेट को टान लेते हैं, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट का फॉर्मेट को रेडी करते हैं, देन बाकी के इंफॉर्मेशन को डिस्कस करके ट्रीटमेंट करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को भी पुट कर दूं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को पुट करूं, डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। ओके, सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी 50,000, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सी बाई डी 40,000। क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 55,000, क्लोजिंग बैलेंस 45,000। 5,000 ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अपना वही हैबिट, जैसे जैसे आइटम्स का काम होते जा रहा है उसको टिक करते रहना। तो सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का काम हो गया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग का काम हो गया है, बचा मेरा स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक का काम पड़ सकता है अभी। सो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना, 33,500। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैंक 33,500 लिख दो।
बाई बैंक लिख सकते हैं, बाई कैश लिख सकते हैं। बाई बैंक कितना? 33,500। नेक्स्ट, आगे क्या दिया हुआ है? आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ ₹1,500, ये क्या डिस्काउंट अलाउड, यानी 1,500 का डिस्काउंट देने के बाद 33,500 रिसीव है। तो डेटर से जो रिसीव करते हैं वो तो डिस्काउंट देने के बाद ही रिसीव ना करेंगे। सो डिस्काउंट देने के बाद 33,500 रिसीव हुआ, उसके लिए अपने एंट्री पास कर चुके। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, 33,500 ये डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में आ चुका है, बाय बैंक 3,500। अभी डिस्काउंट अलाउड कितना है? 1,500। डिस्काउंट अलाउड के लिए क्या एंट्री पास हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो डिस्काउंट देने से डेटर्स का बैलेंस कम हो जाता है, उससे मेरे को कम रुपए रिसीव होता है, डेटर्स एसेट डिक्रीज क्रेडिट, सो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। सो एंट्री इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई डिस्काउंट अलाउड, सो बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना? करेक्ट, 1,500। परफेक्ट, चलो टिक कर दो। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट के बाई साइड में बाई बैड डेट्स 2,000, बाई 2,000। ओके, चलो इसका काम भी हो गया। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 2,500। क्रेडिटर्स अगर डिस्काउंट अलाउ हमें कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, सो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, तो वहां से अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो कम हो रहा है मेरा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट। डिस्काउंट मिलने से लाइबिलिटी कम हो जाता है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 2,500। परफेक्ट, सो एबीसी का काम हो चुका है। Then, फिर से लगातार दो क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन से हमारा पीछा पकड़े हुए ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। द बिजनेसमैन मेंटेन्स अ स्टेडी रेट ऑफ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो पिछला दो क्वेश्चन से हमारे पीछे पड़ा हुआ इंफॉर्मेशन। तो बिजनेसमैन अपना गुड्स जो सेल करता है कैसे करता है? कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, तो इसका तो काम लेंगे। तो जिसका काम लेना होगा बाद में रुक कर, तो उसमें हम लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर में 3-4 एस्ट्रिक मार देंगे ताकि वो झलके, है ना, तो उससे मिस आउट नहीं होगा। फिर क्या बोला हुआ है? द कैश परचेजेस आर 25% ऑफ टोटल परचेजेस। अच्छा, टोटल परचेजेस का 25% कैश परचेज है, तो बाकी 75% क्रेडिट परचेज है। ऐसा तो कुछ अपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। सो टोटल परचेज का 25% कैश परचेज है, तो बाकी 75% क्रेडिट परचेज है। फिर क्या दिया हुआ है? कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स, यानी टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है, तो बाकी 80% क्रेडिट सेल्स है। And you are required to determine the amount paid to creditors during financial year
22-20। ठीक है, कैसे देखो, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट को देखकर बताओ डेटर्स अकाउंट में क्या मिसिंग है। क्रेडिट सेल्स का परचेजेस अमाउंट, अकाउंट। अच्छा, सॉरी सॉरी। क्रेडिट सेल्स का अमाउंट, बिकॉज बिना क्रेडिट सेल्स किए डेटर्स अकाउंट बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, सो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट मिसिंग है डेटर्स में, तो यानी डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके मेरे को क्रेडिट सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, क्योंकि डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 33,500 ये भी है। देखो एक चीज समझो कि डेटर्स अकाउंट में मिनिमम टू मिनिमम तीन चीज होना चाहिए, मिनिमम, उससे ऊपर हो सकता है, बट मिनिमम तीन चीज होना चाहिए। मिनिमम क्या है? एक है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, दूसरा है सेल्स, एंड तीसरा अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। मिनिमम टू मिनिमम यही तीन होना चाहिए, कम से कम। इससे ऊपर हो सकता है, जैसे डिस्काउंट अलाउ किया तो वो हो सकता है, बिल मिला तो वो हो सकता है, बैड डेथ हुआ तो वो हो सकता है, बिल डिसऑनर हो गया तो वो हो सकता है, चेक डिसऑनर हो गया तो वो हो सकता है। वो पूरा ज्ञान हमने सेल्फ बैलेंसिंग के चैप्टर में ऑलरेडी कर सीख लिए, ले लिए। बट मिनिमम टू मिनिमम डेटर्स के साथ क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? उसको सेल करेंगे और उससे पैसा लेंगे। सेल करेंगे क्रेडिट सेल, तो टाइम देंगे 30 डेज का, जो भी दिन का टाइम देंगे, और उसके बाद रुपया लेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। तो डेटर्स अकाउंट में मिनिमम टू मिनिमम ये तीन चीज होना चाहिए। तीन चीज क्या है बेटा? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सेल का अमाउंट, सेल यानी क्रेडिट सेल्स का अमाउंट, सेल का अमाउंट, और अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। सो देखो, इसमें से दो ऑलरेडी है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, तो बचा मिनिमम में एक आइटम, सेल्स। तो डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके अब हमने सेल्स का अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करो। 27,000 आ रहा है। सेल्स का अमाउंट कितना आ रहा है? 27। ये क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, अब एक चीज देखो, इधर में सेल्स के लिए एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है, तो बाकी 80% क्रेडिट सेल्स है। और अभी हमने क्रेडिट सेल 27,000 निकाला है, so this 27,000 is 80% of total sales. So what is total sales? 27,000 divided by 80%, टोटल सेल्स मिल जाएगा। तो वो चीज एक बार निकाल के रखो। तो नोट में आ जाओ, नोट वन बोलो। कैश सेल्स इज इक्वल टू 20% ऑफ टोटल सेल्स। Therefore, credit sales is equal to 80% of total sales।
क्रेडिट सेल्स हमने 27,000 निकाला, विच इज इक्वल टू 80% इंटू टोटल सेल्स. So total sales is equal to 27,000 divided by 80%. कितना आया? 33,750. इतना आया 33,750. ये टोटल सेल्स का अमाउंट हमने निकाल लिया. कैश सेल्स का भी निकल जाएगा इसमें से. ठीक है, चलो. राइट, तो इसका काम हो गया है. टिक कर दिया इसको भी. अब देखो, देखो जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमने डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करके क्रेडिट सेल्स का अमाउंट को निकाला था, सेम कॉन्फिडेंस के साथ क्या हम क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करके परचेजेस का अमाउंट निकाल सकते हैं? सोचो जरा. जैसे डेटर्स अकाउंट में मिनिमम टू मिनिमम तीन चीज चाहिए. क्या है वो तीन चीज? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, सेल्स का अमाउंट एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स. सिमिलरली क्रेडिटर्स अकाउंट में मिनिमम तीन चीज चाहिए: ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, परचेजेस का अमाउंट, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स अकाउंट में मिनिमम तीन चीज क्या चाहिए? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, परचेजेस, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. क्वेश्चन ने तो हमें पूछा ही अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकाल कर दो. क्वेश्चन ने पूछा ही अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकाल के दो, वो तो निकालना ही है. बट साथ में परचेजेस भी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में. परचेजेस भी नहीं है क्वेश्चन में. यानी क्रेडिटर्स अकाउंट में दो, तीन में से दो मिनिमम आइटम्स मिसिंग है. तो जब दो मिनिमम आइटम्स मिसिंग है तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट को अभी फिलहाल बैलेंस नहीं कर पाएंगे. बिकॉज बैलेंस करने का काम तभी हो पाएगा जब कोई एक आइटम का अमाउंट मिसिंग है. और इधर में दो मिनिमम आइटम का अमाउंट मिसिंग है. वो दो क्या है? परचेजेस एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स तो क्वेश्चन में पूछा है, तो वो तो तभी निकल पाएगा जब परचेजेस का अमाउंट निकाल लेंगे. तो पहले हमें परचेजेस का अमाउंट निकालना होगा. परचेजेस का अमाउंट निकाल के क्रेडिटर्स अकाउंट में उसको डालना होगा, तब ना जाकर क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करके अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकलेगा. क्योंकि अभी क्रेडिटर्स अकाउंट में दो मिनिमम आइटम मिसिंग है. एक है परचेजेस एंड दूसरा अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स तो क्वेश्चन ने पूछा ही है, तो पहले हमें परचेजेस का अमाउंट निकाल कर क्रेडिटर्स अकाउंट में डालना है. तब क्या देखेंगे? अपने क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और परचेजेस आ गया, तो बचा सिर्फ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. देन हम क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करके अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकाल लेंगे एज बैलेंसिंग. तो अभी हमारा नंबर वन टारगेट क्या है? परचेजेस का अमाउंट को निकालना. परचेजेस का अमाउंट ओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में यूज होता है. हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में यूज होता है परचेजेस. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दोनों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है. परचेजेस का अमाउंट निकल जाएगा, बट उसके लिए फिर क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. समझ में आया कि नहीं आया? वो मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में हेल्प करेगा, बिकॉज उसको पिछला दो क्वेश्चन से हम यूज करते आ रहे हैं अलग अलग स्टाइल में, तब उसका हैबिट हो चुका है. तो वो जो कॉस्ट प्लस 25% वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको हम इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे. क्लियर? तो देखो कैसे करना है बेटा, ध्यान से देखो. देखो, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%.
यानी अगर कॉस्ट मेरा 100 रुपया का हुआ तो सेलिंग प्राइस मेरा 125 है। ये चीज तो दिमाग में सेट ही हो गया पूरा, ठीक है। और अभी हमने जस्ट डेटर्स अकाउंट बनाने के बाद नोट में क्या निकाला, टोटल सेल्स वो कितना निकाला, 33,000, 33, 33,750। तो अब यूनिटरी मेथड लगाओ। जब सेल हमारा 125 का था तब कॉस्ट 100 रुपया का था। तो जब सेल हमारा 33,750 का है तो कॉस्ट हमारा तो कॉस्ट हमारा 33,750 इंटू 100/125 होगा। कितना आ रहा है, 27,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो चलो। नोट 2, goods are sold at cost plus 25%. So let cost equal to rupees 100, then sales is equal to rupees 125. So if sales is equal to 125, then cost is equal to rupees 100. Therefore, when sales is equal to rupees 33,750, then cost of goods sold is equal to 33,750 into 100/125. 33,750 20। एक चीज हमेशा रखना, जो चीज निकालना है ना, जैसे हमको इसमें कॉस्ट निकालना है, तो हमने कॉस्ट को देन करके लिखना। जो चीज दिया हुआ है उसको इफ करके लिखना है, जो चीज निकालना है उसको देन करके लिखना है। समझ में आना, क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्लस 25% दिया वैसे हमें ये पता चलेगा कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 125 है। ये रिलेशन पता चल गया कॉस्ट और सेल्स के बीच में। बट क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो उसको सेल्स निकालना होता है, और कई बार क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है तो कॉस्ट निकालना होता है। तो कैसे करें, कैसे करना है, एक हैक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं। जो चीज दिया हुआ है उसको इफ करके लिखो, और जो चीज निकालना है उसको देन करके लिखो। तो इस क्वेश्चन में हमने सेल्स निकाल लिए, और क्या निकालना है अभी, कॉस्ट। तो सेल्स पता है, तो सेल्स को इफ सेल्स इज इक्वल टू 125 देन कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 100। Therefore, if sales is when sales is equal to 33,750, then cost of goods sold is equal to 33,750 into 100/125 is equal to 27,000। ये चीज दिमाग में सेट करो ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज एग्जाम में कॉस्ट प्लस 25% जो देगा उससे हम ये समझ जाएंगे कि कॉस्ट अगर 100 है तो सेल मेरा 125 है। बट
वहीं पर क्वेश्चन में कई बार सेल्स दिया हुआ रहता है तो कॉस्ट निकालना होता है, कॉस्ट दिया हुआ रहता है तो सेल्स निकालना होता है। तो जो चीज दिया हुआ है या जो चीज पता है उसको इफ करके लिखना है, एंड जो चीज निकालना है उसको देन करके लिखना है। फिर तो हमारा फॉर्मूला सेट है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो बेसिकली एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे जो चीज दिया हुआ है उसको इफ करके लिखना है, गिवन चीज को इफ करके लिखना है। तो इफ जो चीज दिया हुआ है उसको इफ करके लिखना है। ए सेल्स दिया हो तो सेल्स इज इक्वल टू ए, देन कॉस्ट इज इक्वल टू बी। ये चीज तो हमने उससे निकाला, कॉस्ट प्लस 25% वाले इंफॉर्मेशन से। देन जो चीज दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है तो हमें सेल्स इज इक्वल टू सी, देन कॉस्ट इज इक्वल टू सी इंटू बी बाई ए। ये फिक्स कर लो, सी इंटू बी बाई ए। अब इधर में अगर कॉस्ट दिया हुआ होता तो इधर में सेल्स निकालना होता, फिर इधर में हम कॉस्ट को रखते और इधर मेरा सेल्स निकलता। फंडा वही सेम है, सी इंटू बी बाई ए। समझ में आया कि नहीं आया? आगे के क्वेश्चंस के लिए तैयारी कर दिए, पूरा नॉलेज देकर आपको इंडिपेंडेंट बना दिए कि आप एग्जाम में कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न्स को मैनेज कर ले, कोई भी चीज रटवाया नहीं है। समझ में आया ना? ओके। तो क्या निकल गया अपना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा फेवरेट फॉर्मूला है। तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ, नोट 3 करके लिखो, cost of goods sold is equal to opening stock plus purchases minus closing stock। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 27,000 निकला है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 26,000। तो इसको भी टिक कर रहे हैं बिकॉज ये इंफॉर्मेशन भी काम। ओपनिंग स्टॉक 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 26,000 है। तो परचेजेस कितना आएगा? 27,000 प्लस 26,000 माइनस कितना रहा? 20,000 कितना रहा? 33,000 का परचेजेस है। 33,000 परचेजेस निकाल लिए। अब मेरे को बताओ, ये जो परचेजेस है 33,000, आई बात समझ में? है ना? ये जो परचेजेस है 33,000, ये कौन सा परचेजेस है? कैश परचेज है, क्रेडिट परचेजेस है, या टोटल परचेजेस है? टोटल परचेजेस है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि कौन सा परचेजेस लेना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला में जो परचेजेस आता है वो टोटल परचेजेस आता है। तो ये जो परचेजेस निकला है ये टोटल परचेजेस है। और क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या आता है? क्रेडिट परचेजेस आता है। तो हमें अब क्रेडिट परचेज का अमाउंट निकालना हो। क्लियर है? क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालोगे? क्या दिया हुआ है? कैश परचेजेस टोटल परचेज का 25% है, यानी बाकी 75% क्रेडिट परचेजेस है। यानी ये जो टोटल परचेजेस हमने निकाला इसका 75% क्रेडिट परचेजेस। गिवन कैश परचेजेस is equal to 25% of
total purchases, then credit purchases is equal to 75% of total purchases. Credit purchases is equal to 75% of 33,000. कितना आ रहा है? 24,750. 24,750 आ रहा है. यस. सो ये मेरा क्रेडिट परचेसेस निकल गया, जिसको हम क्रेडिटर्स अकाउंट में ले जा सकते हैं. क्रेडिट परचेसेस के लिए एंट्रीज, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय परचेसेस अकाउंट कितना? 24,750. अब देखो देखो क्वेश्चन के सारे इंफॉर्मेशन का काम हो चुका है ना. ये फॉर्मूला भी यूज हो चुका है, ये 25% कॉस्ट प्लस 25% भी यूज हो चुका है, राइट. तो क्वेश्चन का काम खत्म. ठीक है. अब क्रेडिटर्स अकाउंट में देखो, क्रेडिटर्स अकाउंट में मिनिमम तीन चीज क्या था? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, परचेजेस निकाल के बैठा दिए, बचा क्या? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. वही क्वेश्चन ने पूछा है, अब वो निकल जाएगा. क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करके वो निकल जाएगा. $79,700. सो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. So whenever we pay to creditors, entry is creditors account debit to bank. So creditors account के टू साइड में ही बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो ये टू बैंक करके आ जाएगा, विच इज अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को जब भी पेमेंट करते हैं, एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो टू साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आया 32,250, दैट इज अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स. सो उसको टू बैंक करके लिख देंगे. ठीक है. सो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स कितना निकला है? 32,250. इसको हमें एग्जाम में लिख कर देना है. फाइनल आंसर लिखो, एग्जाम के लिए लिखना है, एग्जाम में भी लिखना है इसे. अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स इज इक्वल टू कितना? 32,250. 32,250. क्लियर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन था. हर क्वेश्चन एक अलग वैरायटी का मिल रहा है, बट यस, हर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने से हमारा नॉलेज बढ़ते जा रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काम आते जा रहा है ना. पिछला क्वेश्चन में जो सीखा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ रहा है, तो हेल्प हो जा रहा है. ठीक है. तो क्वेश्चन 6 है डन. अभी इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन 7, वो अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे. ठीक है. समझ में आज का क्लास कोई डाउट है? नहीं. चलो देन आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर.